स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। कोरोना से लड़ाई कम पड़ी दवाई। जी हां, भारत में कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। भारत में संक्रमण की दर अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गई है। कोरोना की तेज होती रफ्तार से आम आदमी की जान सांसत में है और रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटे में 1,31,000 नए मामलों ने देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे हालात ला दिए हैं और सरकारों की तरफ से पाबंदियों के इन आदेशों से अफरा तफरी मचने लगी है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो वैक्सीन की कमी बढ़ती जा रही है। 5 जिलों में केवल 3 दिनों का ही वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ है, जबकि कई सेंटर्स वैक्सीन की किल्लत से बंद हो गए हैं। यही हाल आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और उत्तराखंड में भी देखने को आया है कि वैक्सीन की कमी के चलते रोजाना के डोज लगाने के आंकड़े घटते जा रहे हैं। अब तो राजधानी दिल्ली में भी वैक्सीन के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है और राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठा दिए हैं। फिलहाल संक्रमण और टीकाकरण दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में आ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्य कोरोना के कहर पर लगाम लगाने की जुगत ढूंढ रहे हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप माने या ना माने, ये स्लोगन जरूर अब ढीले पड़ गए हैं। तभी तो अचानक नए केसेस कहीं 4 गुना तो कहीं 3 गुना तक उछाल उनमें देखने को मिल रहा है। 2021 के आगाज के साथ ही सरकार ने 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी और 16 जनवरी से टीकाकरण के अभियान को शुरू किया और पहले चरण में सिर्फ 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना है, जिसमें से अब तक करीब 10 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। हमारी आबादी 1.5 अरब के आसपास है, लिहाजा अब तक वैक्सीन पहुंचने में वक्त लगेगा। लेकिन वैक्सीन के विदेश भेजने और सरकार की वैक्सीन के जरिए कूटनीति की मुहिम पर भी सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन कम होने से लोगों को टीका न लगा पाने की मजबूरी जताई है, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वैक्सीन विदेश भेजे जाने पर धरना प्रदर्शन किया, जबकि केंद्र सरकार का यह कहना है कि वैक्सीन के डोज पर्याप्त हैं और हर राज्य को उसकी जरूरत के हिसाब से मुहैया भी वैक्सीन को कराया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इस समय भी सरकार के पास 4.25 करोड़ टीके उपलब्ध हैं। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर पर सरकार अब गंभीर हो गई है और कई शहरों में नाइट कर्फ्यू तो कहीं पर लॉकडाउन के आदेश से खौफ बढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुरुवार को राज्य सरकारों के साथ मंत्रणा करने बैठे और कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक देश भर में टीका उत्सव मनाया जाए। सरकार का यह भी कहना है कि अगले 4 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है। लेकिन इसी के साथ पिछले 3 दिन से संक्रमितों के आंकड़े 1 लाख के पार जा रहे हैं और कई राज्यों में वैक्सीन खत्म हो रही है। कोरोना से लड़ाई कम पड़ी दवाई पर चर्चा के लिए हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आपका स्वागत है प्रदीप जी। चंद्रमोहन शर्मा भी हैं, कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ फेलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर डी.के. गुप्ता जुड़ेंगे, जो कि चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत हम यहाँ डॉक्टर डी.के. गुप्ता आपसे करेंगे। फेलिक्स हॉस्पिटल के आप चेयरपर्सन हैं। आपसे समझना चाहूँगा, अभी एक चौंकाने वाली खबर हमारे पास आई है, जबकि 35 डॉक्टर्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जैसे संस्थान जैसे बड़े हॉस्पिटल में संक्रमित पाए गए हैं। आम व्यक्ति के तौर पर हम ये मान सकते हैं कि किसी डॉक्टर का जो बिहेवियर है वो अपने आप में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता ही होगा, और ऐसे में 35 डॉक्टर्स का संक्रमित वहां पर आना, कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को? देखिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है अगर देखने की बात करें, लेकिन हाँ, ये हम लोग मानेंगे कि डॉक्टर जो होते हैं वो हाई रिस्क हो, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ वो लोग हाई रिस्क हो। वो अगर कोविड बिहेवियर का पालन करते भी हैं तो भी बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट सीरियस होता है या पेशेंट के साथ ऐसे कोई प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, नेबुलाइजेशन करना पड़ता है, सीपीआर करना पड़ता है, जी। इंटुबेट करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि और कोरोना संक्रमण का इतना ज्यादा खतरनाक है, बहुत बार पीपी किट वगैरह है, उनमें भी कहीं ना कहीं लीकेज होता है। जो मास्क लगाते हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं लीकेज है, चीज अच्छी नहीं बनती है। तो उस तरह इन्फेक्शन का खतरा हम लोग हाई रिस्क होते हैं, इसलिए हम लोग उनको फ्रंटलाइन वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर्स बोलते हैं।
तो हम लोग तो हाई रिस्क में हैं, लेकिन हाँ, हम डॉक्टर्स को भी, नर्सेज को भी और दूसरे स्टाफ को बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज अगर हमारी फर्स्ट लाइन वॉरियर्स को ही गिर गए तो जो पेशेंट्स आएंगे उनकी ट्रीट कौन करेगा, तो कौन केयर करेगा। तो हम लोगों को और ज्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का और ज्यादा पालन करना चाहिए, पीपीई किट पहनना चाहिए, मास्क की सील होनी चाहिए, आपके हैंड हाइजीन ग्लव्स का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जी। टेस्टिंग आवर्स कम होना चाहिए, लगातार कंटिन्यूस ड्यूटी नहीं होती, पर मैन पावर की शॉर्टेज है, डॉक्टर की शॉर्टेज है, पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है, तो लंबी शिफ्ट ड्यूटी होती है, वो ध्यान रखना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ठीक करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हमें लगता है रिव्यू करना चाहिए पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, और जितनी पॉलिसी है जो हम लोग कहते हैं इनको इंफेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज जो होती है वो हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंट होती है, तो उनको कहीं ना कहीं दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है और दोबारा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि हम लोगों के अंदर भी कोविड फटीग कहीं ना कहीं आ गया था, लगातार लंबे समय तक पीपीई किट पहनना, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, लंबी ड्यूटीज करना, उसके बावजूद डॉक्टर्स में फटीग आ चुका था। शायद इसलिए भी थोड़ा बहुत वो हो गए होंगे, इसको कनेक्टिव हो गए होंगे। और दूसरी बात, वैक्सीन लग चुका है बहुत सारे डॉक्टर्स को, वैक्सीन लगने के बाद भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हम लोग जो बार बार कहते थे कि वैक्सीन से इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, वैक्सीन से सिर्फ डिजीज का प्रिवेंशन होता है, कॉम्प्लिकेशन की प्रिवेंशन होता है, डेथ को रोक सकते हैं, वैक्सीन से सिवियरिटी ऑफ डिजीज रोक सकते हैं, बट वैक्सीन से इन्फेक्शन नहीं रुक सकता। तो इसीलिए ये बार बार कहना कि वैक्सीन लग चुकी थी उसके बाद भी पॉजिटिव आ रही, ये इसका कोई फायदा नहीं। बिकॉज हम सब जान रहे हैं वैक्सीन जो अभी जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो दोनों वैक्सीन लग रही है, वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर रही है, वो सिर्फ सिवियरिटी ऑफ डिजीज, कॉम्प्लिकेशन और डेथ से मैं वैक्सीन के इस सवाल पर भी आऊंगा डॉक्टर साहब। हम डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का रुख करते हैं। आप सीनियर फिजिशियन हैं, आपसे मैं समझना चाहूंगा डॉक्टर स्वाति कि हॉस्पिटल्स के अंदर तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरे तौर पर पालन होता है, बल्कि एक आम आदमी तो सिर्फ एक मास्क लगाता है या कुछ बार वो सैनिटाइज खुद को कर लेता है, जबकि हॉस्पिटल के अंदर तो डॉक्टर्स खुद अपने आप में पीपीई किट पहने रहते हैं। इसके बाद न सिर्फ एम्स में बल्कि भोपाल एम्स के अंदर भी इतने सारे सैकड़ों की तादाद में लोगों का संक्रमित हो जाना, और दिल्ली में भी एम्स में 35 डॉक्टर का संक्रमित होना, अपने आप में ये क्या दर्शाता है? क्या कोरोना के बिहेवियर को लेकर अभी भी संशय है कि वो किस तरह से ऑपरेट करता है या उसकी संक्रामकता का स्तर क्या है? उस संबंध में अभी हमको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्या दर्शाता है ये? बतौर डॉक्टर आप क्या सोचती हैं? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर ने कहा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक हाई रिस्क जोन में रहते हैं, वो एक हमेशा घिरे रहते हैं ऐसे लोगों से जिनमें कि वायरल लोड हाई होता है। इसलिए आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो कोई भी वैक्सीन ये दावा नहीं करती है कि वो 100% प्रोटेक्शन देती है। कोई भी वैक्सीन आपको 70 से 80% तक ही सुरक्षा देती है और उसके बाद 20 से 25% किसी में भी संभावनाएं हैं संक्रमण होने की। ऐसी स्थिति में खास तौर से हमारे डॉक्टर्स जो कि ऐसे वातावरण में ही रहते हैं जहां उनके चारों तरफ संक्रमित लोग हैं, आपको कंटिन्यूअसली सारे टाइम वो वायरस आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं बढ़ जाती है और इसीलिए हम डॉक्टर्स में कोरोना पॉजिटिव आते हुए देख रहे हैं। जरूर मेरे ख्याल से अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता तो इन लोगों को ज्यादा तीव्र बीमारी होती या ज्यादा सिवियर बीमारी होती, लेकिन अब वैक्सीनेशन होने की वजह से ये जरूर बात है कि इन लोगों को ज्यादा सिवियर बीमारी नहीं होगी, ज्यादा तीव्र बीमारी नहीं होगी। तो ये एक एडवांटेज है जो हम देख रहे हैं वैक्सीन की वजह से है। लेकिन अब स्ट्रेन्स भी हैं और वैक्सीन भी पूरी तरह से कारगर स्ट्रेन्स के ऊपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं ये भी है कि इनको जो संक्रमण हुआ है हो सकता है वो स्ट्रेन्स की वजह से हुआ हो और जो नॉर्मल कोरोना वायरस है जिसकी हम अभी तक बात करते आ रहे हैं वो ना हो। तो कई सारी सूरतें इसमें बनकर सामने आती हैं, लेकिन फिर भी ये जरूर है कि वैक्सीन हमें सिवियर डिजीज से बचाता है, हमें तीव्रता से बचाता है बीमारी के। इसलिए किसी को भी अभी वैक्सीन के ऊपर अपने मन में संशय नहीं लाना चाहिए और ये दुविधा नहीं लानी चाहिए कि हम वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। तो ये एक बहुत जरूरी बात है समझने की। और वही ये भी बात समझने की जरूरी है कि अब अगर हमारे डॉक्टर्स जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो अगर उनमें इतना ज्यादा संक्रमण फैल रहा है तो लोगों को भी समझना होगा कि अगर वो अब ध्यान नहीं रखेंगे, अगर वो अभी भी सचेत नहीं होंगे तो आने वाले समय में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी और उन लोगों की दिक्कतें भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि ना आपको डॉक्टर आसानी से मिलेंगे, ना नर्स मिलेंगे और ना हॉस्पिटल में बेड्स मिलेंगे। और ऐसी सूरत हाल में आप
आप समझ सकते हैं कि क्या मंजर होगा, क्या मानसिक स्थिति होगी। और जिस तरह से आप अब देख रहे हैं कि डेथ रेट भी बढ़ रहा है। पहले शुरू में ये बात थी कि मामले बढ़ रहे हैं लेकिन डेथ रेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि डेथ रेट भी बढ़ रहा है। और इसके काफी हद तक कारण ये भी है कि जो संसाधन है वो चाहे कितने भी अच्छे हों, कितने भी हों, जब रैपिडिटी होती है, जब बहुत तेजी से मामले सामने आते हैं तो सब संसाधन कम ही पड़ते हैं और सब जगह लोगों को परेशानियां होती हैं और ऐसे लोगों को भी बचाना मुश्किल हो जाता है जिन्हें हम स्वाभाविक तौर से आसानी से नॉर्मल डेज पे बचा सकते थे। तो ये तो एक डॉक्टर स्वाति, परेशानी है जो आप समझना आप बहुत आप ज्यादा क्या जरूरी इस है। तरह के सूरत हाल आने वाले दिनों में आता हुआ देख रही हैं? आपका क्या आकलन इस संबंध में कहता है? जिस तरह की चीज आप बता रही हैं कि जब इतना अगर तेजी से रोग बढ़ता है तो ये हालात अगर हो जाते हैं, संसाधन आपके कम पड़ सकते हैं, आने वाले दिनों में आप क्या देखती हैं कि ये गंभीरता और बढ़ेगी? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, सॉरी। चलिए, मैं आवाज क्लियर हो तब तक यहाँ चंद्रमोहन शर्मा जी का रुख करूंगा, कांग्रेस के नेता हैं। चंद्रमोहन जी, हमसे गलती कहाँ हो रही है? आप देखिए कि जब कोरोना की सर्वाधिक भीषणता थी अब तक, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो तब भी इतने ज़्यादा रोगी नहीं आ रहे थे पर डे। लेकिन अब एक साथ 1,26,000 उससे भी ज़्यादा रोगी आना, और अब तो उसके बाद अगले दिन तो 1,31,000 रोगी पर डे आना, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। गलती हमसे कहाँ हो रही है? ये गलती सिर्फ लोगों की कोताही की वजह से है कि कोरोना को लेकर हम एक रिलैक्स हो गए हैं कि हाँ ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या प्रशासनिक तौर पर भी, सरकारी तौर पर भी कहीं ना कहीं कोई कोताही है? आशुतोष जी, देखिए, आपके जो भी चैनल पे जो हमारे दो सीनियर डॉक्टर बैठे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली है। और गलती कहाँ हुई है, मैं मानता हूँ कि सरकार को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए ऐसे डॉक्टर्स की बातों को। देखो, उन्होंने वैक्सीन के बारे में कितनी स्पष्टता के साथ इस बात को बताया कि वैक्सीन क्यों जरूरी है और वैक्सीन क्यों लगवाना चाहिए। क्योंकि वैक्सीन से ये भ्रम आप खत्म कर दो कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन वैक्सीन लगाने से आप एक मृत्यु की स्टेज पे नहीं जा सकते, क्योंकि वो इम्यूनिटी आपको बढ़ा देगी। तो सबसे पहली कमजोरी, सबसे पहली गलती मैं मानता हूं सरकार की यही थी कि जो जितनी जल्दबाजी से उन्होंने वैक्सीन का टीका बना के उसका मार्केट और मैनेजमेंट करके प्रोपेगेंडा करना चाहा, इससे पहले अगर वो साइंटिस्ट और अच्छे डॉक्टर्स के थ्रू इसके इन तथ्यों को सामने रखते तो आज लोगों को इसको लगवाने का वो संशय भ्रम खत्म हो जाता। क्योंकि आपका प्रोमो और आपकी प्रोमो के बाद जो डॉक्टर्स ने राय दी है बिल्कुल सटीक और बहुत बढ़िया राय दी है। मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूं कि देखिए, स्पष्टता के साथ डॉक्टर ने कॉन्फिडेंट के साथ इस बात को बोला, अगर एम्स के डॉक्टर्स को भी ये हुआ कोरोना और गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भी कोरोना हुआ और उन्होंने कोरोना का इंजेक्शन लगा रखा था, ये तो इसका मतलब उनका एक सेफ साइड हुआ। तो ये चीज सरकार अगर इस मैनेजमेंट की तरफ ना जाती और उसके बेसिक तथ्यों को दिखाती तो आज हमारी हालत ये ना होती। क्योंकि पहले भी महीना अप्रैल का ही था, यही समय था आशुतोष जी, तब भी यही ग्राफ था। लेकिन आज का जो ग्राफ है बहुत खतरनाक है। हम कई बार इस डिबेट में बैठे हैं, कोरोना से संक्रमित लोगों के बारे में कई बार डिबेट करी है, और मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार को सचेत रहना चाहिए कि अगर एक गांव देहात में फैल गया, जैसी रिपोर्ट आ रही है, उन लोगों को यही नहीं पता। उसका साक्षात उदाहरण उत्तर प्रदेश शामली का देख लीजिए कि वो एक लेडी 70 साल की इंजेक्शन लगाने गई और वहां पर लगाने वाले ने उसको कुत्ते का रैबिज का इंजेक्शन लगा दिया। और उसको पता कब चला, जब उसने ये बोला कि मेरा आधार कार्ड लेके इसमें मेंशन कर दो, तो वो अब उसे पता चला कि कुत्ते का रैबिज इंजेक्शन लगा दिया। तो ये संबंध में जो गांव देहात के अंदर है, जहां पर डॉक्टर्स की कमी है, मेडिसिन जो एक संरक्षण है वहां कमी है, तो इस चीज पे सरकार ने जो 1 साल खोया है उस पर तैयारी करनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं सरकार की कमी रही है और इस चीज को अब सरकार को अभी बहुत फास्ट तरीके के साथ करना चाहिए। वाद विवाद, प्रश्न, कमियां ये तो आएंगी, क्योंकि आने से ही उसका हल निकलता है। अगर कोई चीज कमी कही जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, क्योंकि जब हम दही को मथेंगे तभी मक्खन और छाछ अलग होगा। तो इस पे ये प्रश्न चिन्ह करने में सरकार और सरकार के मंत्री बाहर निकल जाएं कि राहुल गांधी जी ने ये कह दिया, राहुल गांधी जी ने कह दिया। राहुल गांधी ने जो कहा या राहुल गांधी जो कहते हैं वो देश की संपूर्णता और देश की एकता और देश की इस बात को कहते हैं कि देश के अंदर बीमारी ना फैले। लेकिन आपका पूरा फोकस राहुल गांधी जी को नीचा करने की तरफ रहता है। आप कोरोना को नीचा करिए, कोरोना के वैक्सीन को उसकी तादाद बढ़ाइए, उसकी जो शॉर्टेज है उसको खत्म करिए, हर स्टेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा दीजिए। क्या आप ऐसा ये कह रहे हैं कि हमने टीके का आविष्कार कर लिया और भारत अपने आप में, इतने सारे देश पूरी दुनिया के लगे हुए थे, एडवांस कंट्रीज भी थे, लेकिन भारत ने भी टीका आविष्कार कर लिया, इसकी उपलब्धि की जो धूम बताने की जो जद्दोजहद रही, उसने कहीं ना कहीं लोगों के एटीट्यूड को शिथिल बना दिया कि भारत ने अब टीके का आविष्कार कर लिया है, भारत मेडिकली बहुत आगे है, सुपीरियर है, और ऐसे में अब हमको चिंता करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ ये बात कहना चाहूंगा, भारतीय नागरिक होने के हैसियत से यहाँ सरकार की कमी थी।
वैक्सीन हमने बनाई जल्दी, हमारे साइंटिस्ट ने बहुत जल्दी वैक्सीन बनाई। उस वैक्सीन के प्रमाणों को लेके साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के थ्रू उसकी प्रमाणिकता को देश की जनता के सामने कहकर बताकर करा होता तो आज इसको लगाने के लिए इसकी स्पीड इतनी हल्की ना होती। और कोरोना की जो सेकंड स्टेज आज महामारी के रूप में सामने आ रही है, ये तो पहले भी पता था। जब ताली थाली और घंटी बजाई थी तब उस समय ये कहा गया था कि ये इसका पीरियड है, इस पीरियड के ऊपर रुकने के बाद ये वापस नहीं करेगा। उस एक साल के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी कमियां रही और दिल्ली के अंदर सेंटर में बैठी हुई सरकार की कमियां रही, जो आज ये बड़ा रूप लेके जा रहा है। इसको रोकना है तो हमें आज भी हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे हर इक्विपमेंट के साथ बैठ के डिस्कस करके इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जी। और उस तथ्य को बताना पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी है, किससे लगाना चाहिए। प्रदीप जी से रेस्पॉन्स लेते हैं। प्रदीप जी, आप बताइए, आपके हिसाब से क्या, कहाँ कोताही हुई है, कहाँ गलती हुई है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कोरोना का प्रसार देश में हो गया है? सर देखिए, बन गया तो परेशानी, ना बना होता तो परेशानी। अगर विश्व के सबसे बड़े एक्सपर्ट राहुल गांधी जी हैं तो देशवासियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस समय मॉर्टेलिटी रेट जो है 1.3% है। और अगर आप देखेंगे कि सर्च की शुरुआत कहाँ से हुई तो सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद छत्तीसगढ़। आप देखिए, आंकड़ों को उठा करके देखिए कि जांच कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। अभी आप ही के चैनल पे इस कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि 2.25 करोड़ जो है डोजेज अभी बाकी हैं। अब विपक्ष का काम है विरोध करना, करें, खुश रहें, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है और सरकार उस क्रमबद्ध तरीके से काम कर रही है। ये जो 10 बजे तक का कर्फ्यू लगाने का प्रोत्साहन हो रहा है, क्योंकि फरवरी में ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को शक्तियां दे दी थी अपने हिसाब से काम करने के लिए। अभी बात आती है बिहेवियरल चेंज की, जो कोविड रिस्पॉन्सिव बिहेवियर है। क्या होता है, लेट डाउन एटीट्यूड है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, सुरक्षा की भावना है, लेकिन जैसे कि आपने अभी बताया कि लोग जो है फॉर ग्रांटेड ले लिए। मैं तो ये सोच करके बड़ा विस्मय में पड़ गया हूं कि राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट तब क्या होता है जब टीके बने ही नहीं होते। अगर राहुल गांधी जी ही सबसे बड़े इसके विशेषज्ञ हैं तो मैं देशवासियों को आपके माध्यम से आश्वासन देता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि परेशानी कोई बात नहीं है। अपने बिहेवियर में चेंज लाएं, सावधानियां बरतें, 2 गज की दूरी और मास्क को हमेशा अपने साथ रखें। कोताही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बनाया है कि देखिए, हम लोग, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही राहुल जी एक्सपर्ट है, ना ही कोई यहाँ पे बैठे लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन अभी डॉक्टर्स ने क्या बताया कि वो सबसे भयंकर जोन में जो डॉक्टर अभी आए हैं, सबसे भयंकर, सबसे फ्रिजाइल जोन में वो काम करते हैं। लेकिन डॉक्टर उसके साथ ही साथ अपनी सुरक्षा, या जो अभी वो मैडम ने बताया कि जो नया टीका आया है ये स्ट्रेन को जो है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है, ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। अब अगर इस पे जो है विपक्ष हल्ला मचा करके देशवासियों को डराने का काम करेगा तो ये वाकई नीति संगत और तर्क संगत नहीं है। विपत्ति का दौरा हम अकेले नहीं, सारा देश और सारा ब्रह्मांड इससे परेशान है। चंद्रमोहन जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, अभी फिर विषय वहीं आ गया। हमने विषय किस बात के लिए रखा था? मेरे मित्र ने बड़ी साफ गोई के साथ फिर राहुल गांधी जी के ऊपर लाके प्रश्न कर दिया। पूरी सरकार 8 साल के दूसरे दौर के अंदर अभी तक राहुल गांधी कांग्रेस और नेहरू परिवार से निकल ही नहीं पाई। देश की जनता ने आपको चुना है, पूरा भरोसा आप पे रखते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री टीका उत्सव बता के चले जाते हैं तो उसके बाद देश की जनता को उन्हीं के हाल पे भरोसे पे छोड़ देते हैं। तो वो देश की जनता अपना व्यवहार और अपना जरूरत अपने आप पूरी करती है। देश के प्रधानमंत्री या भाजपा के मंत्री नहीं पूरा करते। अगर करते होते तो बंगाल के अंदर जहां इतनी बड़ी प्रचंड चीज के अंदर, और अगर आपको मैं दिखाऊं तो जो फोन मिला और फोन मिलाने के बाद टीका है जरूरी और टीका का अभियान चलता है, वहां इतनी मारामारी दिखती है तो उसका प्रश्न चिन्ह भी आपको देना पड़ेगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कौन सा मोरल आप देश को देना चाहते हैं? आप कहते हैं कि इसका मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी है, उसके बाद आप भीड़ इकट्ठी करके किस चीज का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं? और जब आपसे प्रश्न करा जाता है, आशुतोष जी, आज एक प्रश्न करा एक पत्रकार ने, मैं एक चैनल में देख रहा था गृह मंत्री जी से, और गृह मंत्री जी ने बड़ी शाप गवाही के साथ ये बात कह दिया, ये भीड़ को देखना और इस तरह के सिस्टम को देखना इलेक्शन कमीशन का आता है। गृह मंत्री जी का यह वक्तव्य लेटेस्ट के अंदर, उस पत्रकार ने पूछा कि आप तो मास्क लगाते नहीं हो, आपके अगल बगल को मास्क लगा देते हैं, और इतनी भीड़ के अंदर जो 2 गज की दूरी और ये है प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने बोला इसका जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। तो क्या ये किस तरह का भ्रम फैलाने की स्थिति नहीं है? एक इतने बड़ी शख्सियत अगर इस बात को ऐसा कह रहे हैं तो क्या ये भ्रम नहीं फैलता आम आदमी के अंदर कि मुझे मास्क नहीं लगाना चाहिए? तो इसका जवाब अगर विपक्ष पूछता है, या राहुल जी पूछते हैं, या चंद्रमोहन शर्मा पूछता है, या कोई और पार्टी का व्यक्ति पूछता है, तो उसको आप राजद्रोह की तरफ खड़ा कर देते हो। ये फर्क है आज देश के अंदर। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। इतनी सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, ये जो वैक्सीनेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी आ रही है। महाराष्ट्र खासतौर से शिकायतें कर रहा है कि हमारे कुछ सेंटर्स बंद हो गए हैं, वहाँ पर इस आशय के बोर्ड भी लटके हुए हैं कि यहाँ पर वैक्सीन नहीं है फिलहाल।
केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है। आपको ऐसा लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैक्सीन का, उसमें भी क्या किसी किस्म की राजनीति हो रही है, या फिर ये एक सामान्य बात है कि महाराष्ट्र में चूंकि खपत ज़्यादा है, कोरोना के पेशेंट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए जाहिर तौर पर वैक्सीन की कमी होनी है? देखिए आशुतोष जी, उसके अंदर 90 लाख टीकाकरण महाराष्ट्र लगा चुका है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कोरोना की इस आपदा के अंदर फंसा हुआ है और निरंतर वहाँ की सरकार उससे लड़ रही है। अब उससे कम आबादी बिहार के अंदर आप टीके की स्पीड देखिए और टीके की उसकी आपूर्ति देखिए, महाराष्ट्र से कहीं ज्यादा है। तो ये प्रश्न चिन्ह है। मैं फिर भी अभी चैनल में बैठ के बात नहीं कहता हूं, इसकी साफगोई सरकार को स्पष्ट करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र एक किसी और सरकार का राज्य नहीं है। महाराष्ट्र देश की वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ राज्य है जो देश की इकोनॉमी भी पूरी करती है। महाराष्ट्र से हर चीज निकलती है। तो अगर वहां की आपदा बढ़ती है तो उसका असर सब जगह पड़ता है, इसलिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करना पड़ता है। अभी लेटेस्ट ही आ रहा था कि बिहार के अंदर जो ट्रक गया है, जो वैक्सीनेशन लेके गया है, 10 लाख उसके अंदर इंजेक्शन है। उसके बाद उस गाड़ी की प्रॉपर्टी हालत ऐसी थी कि उसको धक्का मार के आगे लिया जा रहा था। हम डॉक्टर डीके गुप्ता का रुख करेंगे। डॉक्टर गुप्ता, आप हमें बताएं कि हमारा जो कोविड से लड़ने का जो अब तक का जो अनुभव रहा है पिछले करीब 1 साल का, उससे हम क्या सीख सकते हैं? कुछ ऐसा है जो इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर, कार्यान्वयन के स्तर पर आप पाते हो कि हो नहीं रहा है जिसको होना चाहिए? देखिए, अभी तक का जो अनुभव रहा है उससे हम लोग को जो सीख मिलती है, चाहे हम शेड्यूल बनानी, प्लानिंग करनी हो, वो है 2 तरीके करने पड़ेंगे। एक तो हमें प्रिवेंशन पे काम करना पड़ेगा, दूसरा प्रिकॉशन। और उसके अलावा दूसरी बात, दूसरा पक्ष रहेगा, तीसरा उसमें रहेगा कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट। अगर हम प्रिकॉशन की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो सबको लग सके और लगने में भी टाइम लगेगा, तो प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसके बार बार बात करते हैं आप हम सब लोग, उनका जब तक पालन नहीं करेंगे, चाहे वो बार बार हाथ धोना हो, मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग करनी हो, रेस्पिरेटरी हाइजीन का पालन करना हो, तब तक इतनी कंट्रोल नहीं होगी और एपिडेमिक या पैंडेमिक बढ़ता रहेगा। अगर बात करते हैं प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन का एक ही ऑप्शन हमारे पास है, वो टीका मौजूद है। टीका के लिए हमें चाहिए कि पहले तो प्रचुर मात्रा में जो हमारे 125 करोड़ की आबादी है उसके लिए सफिशिएंट मात्रा में टीका होगा। अब 2 कंपनी हमारे पास है, भारत बायोटेक है और सीरम इंडिया है। इसके अतिरिक्त सरकार को इसमें चाहिए कि और कंपनियां जैसे स्पुतनिक है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्न है, फाइजर है, इन सब वैक्सीन को अलाउ करें। जब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, अच्छी वैक्सीन है, उससे एक बैलेंस बनेगा और हमें ज्यादा मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होंगे। और लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए वैक्सीन को, तो जो अफोर्डेबल क्लासेस का पैसे हैं वो खुद जाके वैक्सीन परचेज करके लगवा सकता है, सबको सब्सिडी की जरूरत नहीं। दूसरी बात रही, जो करंट कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इनसे प्रोडक्शन को रैंप अप करना चाहिए, क्योंकि जो अन्य जो कंपनी है जिनसे टाई अप करके, कोलैबोरेट करके दोबारा इनका प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। तीसरी बात है, हमें लॉजिस्टिक्स है, जो ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको बढ़ाना चाहिए। चौथी बात, हमें सेंटर्स को बढ़ानी चाहिए, नंबर ऑफ सेंटर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाना चाहिए। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में बहुत सारे सेंटर्स खोलने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए, कैंप्स अलाउ करने चाहिए सोसाइटीज में, आरडब्ल्यूज में, कॉर्पोरेट में, कंपनी के। इतना बड़ा टीकाकरण का अभियान है विश्व का, अगर हम ऐसे ही शिक्षित चलेंगे तो सालों लग जाएंगे खत्म। जी, हमें लगभग 1 करोड़ टीके रोज। जी डॉक्टर स्वाति, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि लॉकडाउन की फिलहाल जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो अवेयरनेस जनरेशन के जो अभियान हैं वो हमको मुस्तैदी से चलाने चाहिए। आपको ऐसा लगता है, एक तो जनता, आप क्या दर्शकों को संदेश देना चाहेंगी फिलहाल कोविड की जो स्थिति है उसके मद्देनजर, और क्या आपको ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की दरकार है कोरोना की गंभीर को देखते हुए? देखिए, मेरे ख्याल और सही डिसीजन, क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर लॉकडाउन कितनी तेजी से लॉकडाउन के बाद पीक आई थी, तो लॉकडाउन नहीं है इस चीज का और भी ज्यादा पलायन शुरू हो जाता, संक्रमण एक जगह और तेजी से डॉक्टर स्वाति की आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपका रुख करूंगा यहाँ पर। प्रदीप जी, ये कहा जा रहा है कि जब देश में ही कमी है और वैक्सीनेशन उस स्केल पर नहीं चलाया जा सका है, बहुत पॉपुलस कंट्री है हमारा, तो ऐसे में इस कोविड डिप्लोमेसी की क्या दरकार थी जब आप इतने सारे देशों में, शायद 84 देशों में कोरोना के वैक्सीन आपने भेजे हैं? सर देखिए, विरोध प्रदर्शन भी हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका। सर देखिए, रॉ मटेरियल उन दवाइयों को जो बनाने का आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, अमेरिका और यूरोपीय देशों से आ रहा है। तो ये डिप्लोमेसी नहीं है, कहें कि हमारी ये मजबूरी है।
दूसरे देशों पे देते हैं। और मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा लोग, अभी तक 9 करोड़ से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। अब ये देखिए जो पर ये कुल पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये आंकड़ा बहुत कम है साहब। सर, कुल पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट भी तो सबसे कम है, 1.3 सब है हमारा मोर्टेलिटी रेट। अन्य देशों या अन्य भौगोलिक दशाओं लेकिन सभी को वैक्सीनेट करना तो है ना सर, लक्ष्य उसी लिए तो हम ये अभियान चला रहे हैं। सरकार करती क्या है, सरकार जो है एम्पलीफाई करती है किसी मैसेज को। अब 11 से 4 तक का है, सारा सिस्टम लग करके टीका लगवाने में उसको एम्पलीफाई करेगा, जन जन तक ये बात पहुंचेगी। और वो जो लेट डाउन वाला एटीट्यूड था, अगर वो 4 दिन में एम्पलीफाई करके अगर वापस हम उसी ट्रैक पे आते हैं तो ये जो पेंडेमिक अभी अचानक से दूसरी जो सर्ज आई है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं मानता हूँ हमारा देश एक बहुत बड़ा, जनसंख्या का बहुत बड़ा देश है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी हैं, लेकिन उसी में हम इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमने जो है पहली लहर को बड़ी बहादुरी से और बड़ी समझदारी से निपटा है। हम इसको भी निपटेंगे। ये दूसरी लहर है और स्ट्रेन दूसरे तरीके के हैं। इस पिछली बार क्या तैयारी थी, हम बचा लेके आए। इतनी आप अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो भारत बहुत ही भाग्यशाली रहा पिछली बार तैयारी नहीं थी, अभी तैयारी है। हमारे पास टीके हैं, हमारे पास 2 करोड़ से ज़्यादा, अभी आपके इसमें जो स्टिंगर में दिखा रहा था कि हमारे पास टीकों की संख्या है, पर्याप्त संख्या है, और हम उसको डिलीवर करेंगे। अगर नहीं होती तो क्या प्रधानमंत्री 4 दिन का ये टीका अभियान करने को बोलते? कभी नहीं। ऐसा बिना तैयारी के कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कहता। डरने की जरूरत नहीं, विपक्ष केवल डराने का काम करेगा। अपनी जो है चंद्रमोहन जी, विदेश वैक्सीन भेजने का फैसला सरकार का। देखिए, अपनी कमियों को अगर ठीकरे को छुपाने के लिए आप अपना प्रोत्साहन कर दें और 9 करोड़ वैक्सीन लगने को कह दें कि वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा लगी है, और ये भूल जाएं कि ये देश की आबादी इतनी है कि इसके अंदर कई देश बन जाएंगे, तो उसके अंदर आप विपक्ष को ठीकरा फोड़ सकते हो। क्योंकि आप जब विपक्ष में थे तो उस मर्यादा को हम ध्यान रखते थे सत्ता में रह के कि विपक्ष का काम यही है कि अगर आदमी जगा भी हो तो उसके जगाता रहे, और सो जाए तो उसको जगा दे। लेकिन आपकी मर्यादा भले आप भूल गए हो, लेकिन हम आज भी अपनी मर्यादा में रहेंगे, क्योंकि विपक्ष की भूमिका जो है वो देश की आवाज बन के बताने की है। तो देश की आवाज 135 करोड़ 135 करोड़ 10 से 11 से 14 तक का जो अभियान है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अपने विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को बोले कि सरकार की योजनाओं के साथ दें। आए बहुत से राज्यों में बहुत सी सरकारी योजनाएं। डॉक्टर स्वाति से उसमें पता चल रहा है कि आपके पास बहुत पॉइंटेड रेस्पॉन्स आपका चाहूंगा। पहले आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पाई थी। पॉइंटेड रिस्पॉन्स आपका चाहूंगा कि आप ऐसी कौन से 3-4 स्टेप्स बताना चाहेंगी दर्शकों को जो हर सूरत में जिनका पालन उनको करना चाहिए, जिससे वो खुद की और अपनों की रक्षा कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए, सबसे हमें अभी भी इस है कि हमें मास्क, हम सोशल डिस्टेंस, हमें बिल्कुल भी या ऐसी जगहों पर यहाँ पर हमारे बिना जाए भी काम बहुत जरूरत है। तो हम पहले इम्यूनिटी पर काम कर, हम लोग अच्छा खान पान शुरू किए थे, हम लोग टीम ने शुरू किया था, और हम लोगों ने और उपयोजन शुरू करते थे। तब फिर से आप देख रहे हैं कि खत्म। जाहिर तौर पर डॉक्टर स्वाति, एक लेकेडेसिकल जो अप्रोच है जनता की, उससे हमको बाहर आना होगा, और कहीं ना कहीं जनता को वो गंभीरता समझनी होगी जिसकी ओर इशारा हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं हमारे पैनल में बैठे हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ इस बैठक में यही कहा था कि वो अवेयरनेस जनरेशन एक बार फिर से होना चाहिए। इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी है, जिससे जनता कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के करीब आ सके और दोबारा से हम ये समझ सकें कि अभी देश कोरोना से आज़ाद नहीं हुआ है। हमको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है अगर थोड़ी भी कोताही हम बरतते हैं तो। बड़ी बहस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमोहन शर्मा जी, डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं।